तस्वीर आप देख रहे हैं, ताश के पत्तों और खिलौनों की तरह आपको बिखरे हुए रेल के डिब्बे नजर आ रहे हैं। ये रेल के डिब्बे अस्त व्यस्त है। ये हादसे की तस्वीर बयां कर रहे हैं कितना भीषण हादसा है। देख रहे हैं रेल के डब्बे नहीं लग रहे हैं, ये लग रहा है दूर से खिलौने पड़े हुए हैं, लेकिन ये हादसे की तस्वीरें, एरियल शॉट आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ हादसे की। ये डिब्बे को देखिए, दूसरे डिब्बे के ऊपर आकर गिरा। अब आप अंदाजा लगाइए कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। इस सदी का सबसे भीषण हादसा ये माना जा रहा है। इन तस्वीरों से आपको अंदाजा लग गया होगा। आइए आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। ट्रेन के परखच्चे उड़ गए। ये आप देख रहे हैं बोगियों के परखच्चे उड़ गए। नजदीक से अगर आप देखिए, एक के ऊपर एक ट्रेन, पूरी तरह से ट्रेन मुड़ गई। लोगों को, जो लोग फंसते हैं वो इसी में फंसते हैं। लोग फंस जाते हैं, उसके बाद काट कर इन्हें निकाला जाता है। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई सर, एक और ट्रेन देख रहे हैं, कचूमर निकल गया है ट्रेन। अब आप अंदाजा लगाइए कितना भीषण ये हादसा रहा होगा कि ट्रेन का हाल देखिए, क्या हाल हो गया ट्रेन का। अब आप अंदाजा लगाइए तस्वीरें देखकर, ट्रेन के व्हील्स पड़े। ये ट्रेन देखिए जरा, ये देख रहे हैं आप, ट्रेन डब्बों को देखिए, ट्रेन के एक के ऊपर एक पड़े। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अब आप ये तस्वीर, उसके बाद लाशों का अंबार लगा। 280 मौतें हो गई हैं, लाशों के ढेर लगे हुए हैं ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर। अगली तस्वीर दिखाई जरा। दिन से ही, रात से ही ये खबर आने लगी थी। शुरू में जब खबर आई तो अंदाजा नहीं था किसी को इतना भीषण हादसा। उसके बाद देखिए लाशों के ढेर लगे, 280 मौतें हुई हैं, यानी 280 परिवार खत्म हुए। अगली तस्वीर दिखाई। भीषण हादसा था, बड़ा हादसा था, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे। लगभग 4, साढ़े 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंचे। ये सारी तस्वीरें खुद प्रधानमंत्री ने देखी वहां पहुंचकर। नजदीक से प्रधानमंत्री ने इन सारी तस्वीरों को देखा, घटनास्थल का जायजा लिया, अधिकारियों से बात की। अगली तस्वीर दिखाई। उसके बाद पीएम मोदी ने फोन किया। किसे फोन किया, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। प्रधानमंत्री ने वहां से फोन किया, बालासोर से वहां से फोन किया पीएम मोदी ने। काफी देर तक बात करते रहे, 2 बार फोन किया। मैं आपको बताऊंगा कि पीएम ने आखिर फोन किसे किया था, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अब तक आपने कई कहानियां सुनी, बहुत से लोगों को अब तक ये तस्वीर साफ नहीं है कि हादसा हुआ कैसे। मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस ग्राफिक्स के बाद पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी कि हादसा कैसे हुआ। ये मैं खड़ा हूं, आपको दिख रहा हूं, रेलवे ट्रैक मेरे आगे आपको नजर आ रहा होगा। अब देखिए कितने ट्रैक दिख रहे हैं, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, यानी 3 ट्रैक थे वहां पर, 3 ट्रैक थे। एक ट्रैक पर पहले से आपको क्या नजर आ रही है, मालगाड़ी। एक ट्रैक पर आप देखिए मालगाड़ी खड़ी है, उसके आगे देखिए लूप लाइन है। लूप लाइन क्या होती है, ट्रैक चेंज करने के लिए लूप लाइन का इस्तेमाल करते हैं। उसके आगे सामने देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है, दूसरे ट्रैक पर आगे आती है, और सिग्नल देखिए रेड है। रेड सिग्नल होने के बावजूद वो क्या करती है, लूप लाइन में चली जाती है। और लूप लाइन में जाने का मतलब, क्योंकि उसे सिग्नल नहीं मिला इसलिए वो लूप लाइन में गई, और वहां जो मालगाड़ी पहले से खड़ी थी वहां जाकर टकरा गई। लूप लाइन, जहां ट्रेन पास हो, जिस रास्ते से या खड़ी की गई हो वहां मालगाड़ी खड़ी। पीछे से हावड़ा एक्सप्रेस आई, और देखिए हावड़ा आई तो 3 ट्रैक तक डब्बे आ गए थे, हावड़ा उसके पीछे से टकरा गई। अब जरा फुल स्क्रीन इस एनिमेशन को देखिए, और जैसे मैं बोलूं वैसे उसे प्ले कीजिएगा। फुल स्क्रीन देखिए, इसे प्ले कीजिए। ये आपके सामने आ गया है, देख रहे हैं आप, 3 ट्रैक आपको नजर आ रहे हैं। मालगाड़ी पहले से खड़ी हुई है, आपको दिख रहा है। एक लूप लाइन दिखा रहा है ट्रैक आपको, ये लूप लाइन ट्रैक चेंज करने के लिए होता। सामने से कोरोमंडल आ रही थी, ग्रीन सिग्नल नहीं, रेड सिग्नल था, और रेड सिग्नल होने के बाद उसे लगा गाड़ी रोकनी है, तो उसने किनारे लूप लाइन में रोक दी गाड़ी। यही करते हैं, लूप लाइन में पहले से कौन सी गाड़ी खड़ी थी, पहले से खड़ी थी मालगाड़ी, और 3 ट्रैक तक कोरोमंडल के आके डब्बे 3 ट्रैक तक आकर गिर गए, यानी तीनों ट्रैक गिर गए थे। अब तीसरे ट्रैक पर आ रही थी बेंगलुरु हावड़ा। हावड़ा आगे बढ़ी तो ट्रैक पर डब्बे पड़े थे, वो भी हादसे का शिकार हो गई। ऐसे हुआ ये हादसा। फिर से एक बार जरा प्ले कीजिए, दर्शक आसानी से समझ सके। ये 3 रेलवे ट्रैक दिख रहे हैं, 1, 2 और 3, और तीसरे ट्रैक पर देखिए पीछे मालगाड़ी खड़ी है, ये यही खड़ी थी, वेट कर रही थी। दूसरी तरफ से दूसरा जो ट्रैक था सेंटर वाला, इससे कोरोमंडल आ रही थी। कोरोमंडल को दरअसल रेड सिग्नल दिया गया, आगे जाने की मनाही थी, तो उसने क्या किया, लूप लाइन ले ली।
लूप लाइन जैसे ही ली, वहां पहले से मालगाड़ी खड़ी थी, लूप लाइन लेते ही वो मालगाड़ी से जाकर टकरा गई और मालगाड़ी से टकराई तो पहले ट्रैक, दूसरे ट्रैक और तीसरे ट्रैक तक इसके डब्बे बिखर गए। पीछे से आ रही थी हावड़ा जो तीसरे ट्रैक पर थी। अब जब तीसरे ट्रैक पर पहले से डिब्बे थे तो हावड़ा एक्सप्रेस भी आकर हादसे का शिकार हो गई। ऐसे हुआ ये हादसा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर उन लोगों को सुनवाने जा रहा हूं मैं आपको जो उस वक्त ट्रेन में मौजूद थे, जिन्होंने अपनी आंखों से हादसा देखा, वो मंजर देखा, रूह कपा देने वाली तस्वीरें देखी कि अमूमन हम आप ट्रेन में सफर करते हैं, हमें नहीं पता कब क्या होना है। उसी तरह वो लोग भी जब ट्रेन में बैठे, उन्हें भी नहीं पता था कि अगले क्षण क्या होने वाला है। शाम को 6:50 का वक्त, लोग सोने लेटने की तैयारी कर रहे थे, बैठने की तैयारी कर रहे थे, स्लीपर कोच था। सुनिए लोगों ने क्या देखा। कोई बचे नहीं से पूरा पलटी हो गया से ट्रेन टक्कर मारा, हम सबको कोई पता नहीं लगा, उसी टाइम घायल हो गया, मर गया बंदा। ट्रेन में एकदम बचा क्या क्या देखा आपने? हम कुछ नहीं देखा। वो उधर से एक ट्रेन आया, इधर से एक जगह जैसे फाइटिंग। जब अकेले बहुत स्पीड में ट्रेन आया था, एक ही बार में ट्रेन गिर गया, पीछे वाला जो जनाब हुई हमारा गिर गया। बहुत खतरनाक सीन था। मतलब हम लोग जो है ना आपस में बैठे हुए थे, उसी समय जो है ना अचानक से लगा कि गाड़ी पटरी से उतर गई। बहुत भयानक करके आवाज आया, आदमी इधर उधर तितर बितर हो गया, पूरा खत्म हो गया। आइए अब मैं आपको बताता हूँ, इस हादसा की जो गूंज है पूरी दुनिया में सुनाई थी। इतना बड़ा ये हादसा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले लिखा, ओडिशा में ट्रेन हादसे की घटना से बहुत व्यथित हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। सिर्फ पीएम मोदी नहीं, पूरी दुनिया ने रिएक्ट किया इस हादसे पर। 280 जाने गई हैं, पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है, इस बड़े हादसे पर। देखिए जरा, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा, पीड़ित परिवारों के प्रति मैं संवेदना जाहिर करता हूँ। दुख की इस घड़ी में हम भारत के साथ हैं। पुतिन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने लिखा, जिन्होंने अपनों को खोया है उनसे मेरी सहानुभूति है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूँ। व्लादिमीर जेलेंस्की, राष्ट्रपति यूक्रेन के, उन्होंने लिखा, मैं हिंदुस्तान का दर्द समझ सकता हूँ। सभी रिश्तेदारों और दोस्त के प्रति मेरी संवेदनाएं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने लिखा, मित्र देश में बड़ा हादसा चिंताजनक है। विनाशकारी दुर्घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारी संवेदनाएं घायलों और आपातकालीन कर्मियों के साथ भी हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कहा, मेरी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं। राहत और बचाव कार्य में लगे लोग प्रशंसा के हकदार हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा, हादसे की तस्वीरों ने मेरे दिल को तोड़ दिया है। मरने वाले लोगों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं। पूरा कनाडा भारत के साथ खड़ा है। जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने कहा, जापान इस हादसे पर शोक व्यक्त करता है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने कहा, इतना बड़ा हादसा दिल दहला देने वाला। मृत परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई है, इसके लिए मैं दुखी हूँ। जिन्होंने परिवार और प्रियजनों को खोया है उनसे संवेदना है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा, पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। ताइवान दुख की घड़ी में भारत के साथ खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, भारत में ट्रेन दुर्घटना से बेहद दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ हैं। तो ये दुनिया ने इस पर क्या कुछ कहा है, ये मैंने आपको बताया। आप अंदाजा लगाइए, पूरी दुनिया भारत के इस हादसे के साथ खड़ी है, दुखी है, संवेदनाएं व्यक्त कर रही है। रिपब्लिक के एंकर सुमित सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने पहुंचते ही क्या देखा वो देखिए आप। ये 20 फीट से ज्यादा की ऊंचाई है जहां ये बोगी इसके ऊपर चढ़ गई है। तो आप अंदाजा लगाइए क्या हालात उस वक्त रहे होंगे। नीचे आपको जो है मालगाड़ी का डब्बा दिख रहा है, जिसके अंदर कोयला जैसी चीजों का इंपोर्ट जो है एक देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर होता है। एक तरफ आपको जो है वो दुरंतो एक्सप्रेस का डब्बा दिख रहा है और दूसरी तरफ आपको तीसरी एक्सप्रेस ट्रेन। और ये तीनों ट्रेनें
आपस में एक दूसरे से किस तरीके से भिड़ जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं। तो ये तीन जो है डब्बे हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको मालगाड़ी दिख रही है जिसके ऊपर, क्योंकि ये तीसरा ट्रैक था, एक वो ट्रैक है वो भी बर्बाद हो चुका है, एक ट्रैक जिसके ऊपर इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये तीसरा ट्रैक जो मेरे लेफ्ट साइड में है, जहां से ये ट्रेन आपस में जो है वो टकराकर ये शालीमार ट्रेन जो तीसरे ट्रैक से डिरेल होती है, उसके बाद इस ट्रैक पर आ जाती है और एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से टकराती है और इसे कितनी ऊंचाई पर, करीब 20 से 25 फीट, और ये 20 से 25 फीट ऊंचाई पर इसे पहुंचा देती है। और यहाँ पर आपको नजर आएगा वो डब्बा जो मालगाड़ी का है जिसके ऊपर ये चढ़ जाती है, और इसे जो ये तीसरा एक्सप्रेस ट्रेन है इसके डब्बे को पूरी तरीके से यहाँ पर बिल्कुल मलबे के ढेर में तब्दील कर देती है। अब सुमित को आप सुन रहे थे, सुमित वहां मौजूद है। कैसी तस्वीरें आई, जहां हादसा हुआ वो मैंने आपको दिखाया, लेकिन एक और ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ कोरोमंडल। ये ट्रेन ने जब टक्कर मारी तो टक्कर मार कर देखिए इसका इंजन कहां चढ़ गया, इंजन कहां उड़ गया, ये देखिए तस्वीर, ये आप देख रहे हैं, ये कोरोमंडल का इंजन है, ये नीचे मालगाड़ी है और ऊपर इंजन है। देखिए जरा, इंजन छलांग लगाकर, लड़ने के बाद छलांग लगाकर मालगाड़ी के ऊपर जाकर गिर गया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को फुल स्क्रीन लीजिए, अब देखिए जरा ध्यान से, मालगाड़ी नीचे है, इंजन ऊपर है। अब आप टक्कर का अंदाजा लगाइए, ये देख रहे हैं मालगाड़ी के ऊपर कोरोमंडल का इंजन आपको दिखाई दे रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए ये हादसा कितना भीषण था। आइए मैं आपको दिखाता हूं इसके बारे में और बताता हूं कि दरअसल ये हादसा जिस लूप लेन के जरिए हुआ, उस लूप लेन का मतलब और मकसद होता क्या है, जरा देखिए। पहले ये आप देख रहे हैं, ये नीचे मालगाड़ी का डब्बा है और जो पहले से खड़ी थी वहां, और जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये कोरोमंडल का इंजन, सफेद रंग का। तो मालगाड़ी पर इंजन चढ़ गया, अंदाजा लगाइए कितना भीषण होगा। बोलासोर में 3 ट्रेनें टकराई, टक्कर में एक ट्रेन का इंजन मालगाड़ी पर आ गया, मतलब ट्रेनों के बीच बहुत भीषण टक्कर हुई। कोरोमंडल एक्सप्रेस की रफ्तार, यानी जो ऊपर ट्रैक देख रहे हैं इंजन, इसकी रफ्तार 127 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 127 किलोमीटर पर आवर। हावड़ा से चेन्नई जा रही ट्रेन मेन लाइन पर थी और बहनगा के पास ट्रेन ने अचानक लूप लाइन ले लिया, जो मैंने एनिमेशन में आपको दिखाया लूप लाइन। रेलवे में आमतौर पर 2 मुख्य लाइनें होती हैं, इसे मूव कीजिए प्लीज। 2 मुख्य लाइनें होती है, एक आने की और दूसरे जाने की होती है। इन्हें आप क्या कहते हैं, मेन लाइन। एक आने की लाइन, एक जाने की लाइन, ये मेन लाइन कहलाती है। स्टेशन के पास 2 से 4 अतिरिक्त लाइन और निकाली जाती है, इन्हीं रेलवे की लूप लाइन कहा जाता है। अब आप समझ गए मेन लाइन क्या है और लूप लाइन जो एक्स्ट्रा लाइन होती है। पैसेंजर ट्रेन इसी लाइन से प्लेटफॉर्म में पहुंचती है, यानी अगर आप उस स्टेशन पर गाड़ी नहीं निकलनी है, रुकनी है, तो वो मेन लाइन से जाएगी। स्टेशन पर रुकना है तो एक लूप लाइन दी जाती है स्टेशन के अंदर आने की। मेन लाइन का सिग्नल ना मिलने पर क्या करता है ड्राइवर कि वो लूप लाइन में ले लेता है, जो एक्स्ट्रा लाइन है, दूसरी ट्रेन को पास देने के लिए लूप लाइन का प्रयोग करता है। यानी कि अगर कोरोमंडल को रेड सिग्नल मिला, आपको आगे नहीं जाना है, तो उसने लूप लाइन ले लिया। लूप लाइन लिया तो लूप लाइन में पहले से मालगाड़ी थी, वो उससे टकरा दी। मालगाड़ी खड़ी करने के लिए भी लूप लाइन का इस्तेमाल करते हैं, वहां पहले से मालगाड़ी खड़ी थी। बहनगा स्टेशन के पास भी लूप लाइन पर मालगाड़ी पहले से थी, लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस तब भी उसी लाइन पर आ गई। लोको पायलट यानी ट्रेन का जो पायलट है, जब तक ये समझ पाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 21 डब्बे पटरी से उतर गए, न सिर्फ पहली पटरी बल्कि तीनों पटरियों पर बिखर गए। कुछ डिब्बे दोनों मेन लाइन पर पहुंच गए और उन्हीं मेन लाइन पर बेंगलुरु हावड़ा भी आ रही। आइए अब हम आपको दिखाते हैं, सीधे लिए चलते हैं। जो आपने तस्वीरें देखी कि मालगाड़ी के ऊपर कोरोमंडल का इंजन है, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए उसी इंजन के बाहर से जो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा। ये ट्रेन का जो इंजन है
वो मालगाड़ी के डब्बे के ऊपर जो वैगन है उसके ऊपर यहाँ पर जो है पूरी तरीके चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि ये वैगन जो ये मालगाड़ी है ये इस ट्रैक पर खड़ी हुई थी। दूसरी तरफ से जो कोरमंडल जो ट्रेन है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है, वो दूसरे ट्रैक पर आती है और इस ट्रेन से टकरा जाती है। और हादसा कितना भीषण था क्योंकि उस वक्त तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ रही थी और इतना भीषण यहाँ पर कोलिजन होता है, टकराव होता है कि ये इंजन इसके ऊपर चढ़ जाता है और कैसे इस वैगन के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि उस वक्त क्या मंजर यहाँ पर देखने को रहा होगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, जो ट्रेन जैसे जैसे आपस में भिड़ती चली गई, जो पूरी बोगियां वहां पर थी वो पूरे उनके परखच्चे उड़ गए। जो लोग उसमें सवार थे उसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनकी जान भी गई है। सिविल हॉस्पिटल में घायलों को भर्ती कराया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े स्तर पर लगातार यहाँ पर चल रहा है। जिसने भी इस मंजर को देखा उसकी चीखें निकल गई। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कुछ हालात और किस तरीके का मंजर उस वक्त देखने को मिला होगा। तो सुमित की आपने रिपोर्ट देखी, आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वहाँ हालात क्या थे। ट्रेनों की हालत देखिए, कैसे ट्रेनें उजड़ गई पूरी तरह से। ये आप देख रहे हैं ट्रेन के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लोगों का सामान पड़ा है, लोगों की चप्पलें पड़ी हुई है, लोगों के बैग्स पड़े हुए, लगेज पड़ा हुआ है, लेकिन लोग नहीं है। या तो उनकी मौत हो चुकी है या वो अस्पतालों में। ऐसी मैं आपको 10 तस्वीरें दिखाने जा रहा। देखिए जरा, तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा होगा क्या मंजर था वहां, क्या हालात थे वहां। एक तस्वीर देखिए जरा। ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जो मैंने शुरू में आपको दिखाया कि मालगाड़ी के ऊपर इंजन रखा हुआ। इसे मैं मूव करूंगा। अगला देखिए जरा, ये दूसरी तस्वीर है मालगाड़ी के ऊपर जो इंजन लाकर रखा गया है। कोरोमंडल का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं कोरोमंडल और दुरंतो आपस में टकराई है। ये वो तस्वीर आपको नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर देखिए जरा, एक डिब्बे, कई डिब्बे एक दूसरे में घुस गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आपस में कैसे घुसे हुए। अब आप समझिए इन डिब्बों में जो लोग मौजूद रहे होंगे क्या हाल हुआ होगा। जो मौतें हुई है वो कैसे हुई है सोचिए। रेल के डिब्बे और ट्रैक के बाहर तक बिखरे हुए। ये तस्वीरें देखिए जरा, रेल के डिब्बे ट्रैक के बाहर तक दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। उसके बाद देखिए कोरोमंडल दुरंतो के कई डिब्बे आपस में घुस गए। उसके बाद इन्हें कटर से काट काट के निकाला गया है। दूसरा कोई विकल्प नहीं था। मूव कीजिए सर। ये देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक ट्रेन दूसरे डिब्बे के ऊपर चढ़ गई है जाकर। ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल है लोगों को बाहर निकालना, इसलिए रेस्क्यू में वक्त लगा कल रात क्योंकि अंधेरा हो गया। स्थानीय लोग पहुंचे थे। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं जो डिब्बे पलट गए उनकी हालत आप देख रहे हैं। कई डिब्बे पूरी तरह से पलट चुके हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं कि कटर से काटा जा रहा है और काट कर निकाला जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं हमारे सहयोगी भास्कर जो है वो मौके पर पहुंचे। वो बोगी के अंदर गए, अंदर जाकर उन्होंने हालात का जायजा लिया। उन्होंने क्या देखा अपनी आंखों से, उनके कैमरे में क्या कैद हुआ वो देखिए। इस ट्रेन के अंदर, इस कोच के अंदर, इस डिब्बे के अंदर देखिए इधर जो हालत है, आप समझ सकते हैं कि ट्रेन के दरवाजे के बिल्कुल बाहर ट्रेन का जो चक्का वो चक्का आ गया। और मैं मेरा वीडियो इस वास्ते पूछूंगा कि अंदर आओ। सारे विजुअल्स हम लोग दिखाएंगे पर बहुत ही दर्दनाक विजुअल्स। और देखिए जिस तरह से अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ ट्रेन के अंदर जाने का। पर तो भास्कर ट्रेन के अंदर पहुंचे, वो रिपोर्ट आपने देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे, आइए आपको दिखाता हूं वो तस्वीरें। प्रधानमंत्री दिल्ली में बड़ी बैठक ले रहे थे। एनडीआरएफ के चीफ प्रधानमंत्री प्रेजेंटेशन ले रहे थे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। प्रधानमंत्री को बाकायदा एक ऑफिसर पूरा प्रेजेंटेशन दे रही थी कैसे ये हादसा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह भी आपको बैठे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ एनडीआरएफ के चीफ बैठे। ये प्रेजेंटेशन दिन में दिया गया जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, उससे पहले। अब मैं आपको बताता हूं इस प्रेजेंटेशन में क्या हुआ जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। देखिए सर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं पीएम मोदी की।
प्रधानमंत्री मोदी थे यहाँ। हादसे के बाद पीएम मोदी फुल एक्शन में थे और सबसे पहले उन्होंने हादसे की जानकारी ली, उन्हें बाकायदा हादसे की जानकारी दी गई। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की पीएम मोदी ने, उन्हें बचाव और राहत कार्य तेज करने के लिए कहा। उन्हें फौरन कहा गया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से मदद लीजिए, जिसके बाद युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू हुआ। बालासोर में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई। भारतीय सेना और वायु सेना को भी लगा दिया गया फौरन। उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि तालमेल के लिए राज्य सरकार से हालात की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, जिसमें मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। सुबह 11 बजे हाई लेवल मीटिंग ये बुलाई गई थी। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह खुद शामिल थे। ये देख रहे हैं अमित शाह साहब बैठे आगे। पीएमओ और गृह मंत्रालय के अफसर भी मौजूद रहे इस दौरान और रेल मंत्रालय के अफसरों को फौरन बुलाया गया था, जिन्होंने स्क्रीन पर हादसे की जानकारी दी, पूरा प्रेजेंटेशन दिया। पूरी जानकारी लेने के बाद प्रधानमंत्री ने ओडिशा जाने का फैसला किया। ओडिशा में घटना स्थल का दौरा किया, फिर अस्पताल में गए, घायलों से मिले प्रधानमंत्री। दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है पीएम ने। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मौके पर और कौन पहुंचा। फौरन प्रधानमंत्री ने प्रेजेंटेशन लिया, उससे पहले देखिए ये आप देख रहे हैं रेल मंत्री, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप देख रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ये देखिए बोगियों के नीचे से निकल रहे हैं रेल मंत्री। उन्होंने घटना स्थल का जाकर जायजा लिया, कैसे ये हादसा हुआ, क्या चूक रह गई, क्या बचा रही, ये सारी चीजें जानने की कोशिश की। ये देख रहे हैं, ये आप रेल मंत्री को निकलते हुए देख रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, आइए। वहां एक और तस्वीर सामने आई। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची फौरन अश्विनी वैष्णव साहब के साथ। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक भी थे, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी पहुंची वहां। और वहां पहुंचने के बाद ऑन द स्पॉट सियासत भी शुरू हो गई। देखिए जरा क्या कहा दीदी ने, उस पर क्या कहा रेल मंत्री ने, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोनों घटना स्थल पर मौजूद थे, देख रहे हैं तस्वीर, दोनों घटना स्थल पर थे। ममता बनर्जी पहुंची ग्राउंड जीरो पर। उन्होंने इसे कहा कि ये सभी का सबसे बड़ा रेल हादसा है। तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनके बगल में ही खड़े थे। रेल मंत्री की मौजूदगी में ममता ने मीडिया से बात की। इस बातचीत में ममता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत के दौरान रेल मंत्री ने ममता बनर्जी को कई बार टोका। ममता ने कहा, मैंने सुना है 500 से ज्यादा मौतें हुई, 3 डिब्बे अभी तक क्लियर नहीं हुए। इस पर रेल मंत्री वैष्णव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, लेकिन जब वो बोल रही थी तो रेल मंत्री ने उन्हें टोका। उन्होंने कहा, अभी तक का आंकड़ा ऐसा नहीं है, सारे डिब्बे क्लियर हो चुके हैं। रेल मंत्री ने कहा अब तक 238 की मौत का आंकड़ा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था 500 लोगों की मौत हुई। ऑफिशियल आंकड़ा यही है। बावजूद इसके ममता बनर्जी रुकी नहीं। ऑफिशियल आंकड़ा कम है। उन ममता बनर्जी ने कहा कि आप ऑफिशियल आंकड़ा कम बता रहे। इस पर अश्विनी वैष्णव ने कहा, ये राज्य सरकार का डाटा, यानी नवीन पटनायक साहब का डेटा है। राज्य सरकार ने डेटा में 238 मौतें बताई हैं। ममता बनर्जी ने फिर कहा 3 डिब्बे क्लियर नहीं हुए, क्लियर हो चुके हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा सब क्लियर है। इसके बाद ममता ने मुआवजे की बात की। उन्होंने कहा, कितना मुआवजा मिलता है? मृतकों के परिवार को 10 लाख मिलता है, वैष्णव साहब ने बताया, या 15 लाख मिलता है। पीड़ित परिवारों को 10 लाख मिलता है। और इसके बाद ममता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, रेलवे में तालमेल की कमी दिखती है, रेलवे का बजट भी घटा दिया गया है, ट्रेन में एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं थी, और अगर वो होता तो ये हादसा नहीं होता। अब आपको पूरी ये बातचीत मैं सुनाने जा रहा हूं, जहां मौजूद थे पत्रकार, ममता बनर्जी और रेल मंत्री। सुनिए। मैंने भी सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है, 3 डिब्बा अभी तक नहीं ओपन हुआ है। सारा कंप्लीट हो गया दीदी। आपको कंप्लीट होने के बाद कितना हुआ? 238 कौन था उसका? आज का जो ऑफिशियल स्टेट गवर्नमेंट का जो डेटा है वो 238 हमारा काउंसिल है, किससे हमारा पास 238 है। लेकिन हमारे को जानकारी नहीं दी है 3 डिब्बा में अभी तक हम पुलिस नहीं सका निकाल चुके वो अब कर लीजिए। देखिए जो बात बाकी है
वक्त सियासत का नहीं है, ये वक्त पॉलिटिक्स का नहीं है। रेल मंत्री ने आकर बताया मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सुनिए जरा रेल मंत्री। As on now, the accurate information is 261. Right? So we want full transparency. This is not the time to do politics. As on now, the accurate information is 261. Right? So we want full transparency. This is not the time to do politics. तो आपने सुन लिया रेल मंत्री क्या कह रहे थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कहा जा रहा है कि एक खास किस्म का कवच होता है, वो कवच अगर यहाँ भी लगा होता तो ये हादसा नहीं होता। ये सच है। वो कवच क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, रेल मंत्री ने पिछले दिनों बताया था ये कवच क्या होता है। अगर आप फुल स्क्रीन इसे लीजिए, फिर से प्ले कीजिए स्टार्ट से और सुनिए क्या कह रहे हैं रेल मंत्री। तुरंत कवच पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच में स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक देगा। कोई लेट आ रहा है तो गेट के पास जैसे ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसको ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवी के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। भाई अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर ये कवच होता क्या है, कवच कैसे काम करता है, आपके लिए बताने जा रहा हूँ। देखिए दो ट्रेनें आ रही हैं सामने से, तो इस तरह से ये कवच दोनों ट्रेनों को लड़ने नहीं देगा। अब मैं सीधी और सरल भाषा में आपको बताऊंगा ये है क्या कवच, ये क्या बला है, कैसे काम करता है, ये भी आपको बताऊंगा। अगर ये होता तो ये हादसा नहीं होता। कवच जो है ये ऑटोमेटिक ट्रेन की सुरक्षा का सिस्टम है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, ट्रेन कभी नहीं टकराएगी, ऐसा सिस्टम। मतलब ट्रेन को हादसे से रोकने की तकनीक है। अब ये कहाँ लगा होता है, ये रेलवे ट्रैक पर होगा, एक स्टेशन में होगा और एक सिग्नल के जरिए जुड़ा होता है। अगली बात, हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इसे इंस्टॉल किया जाता है। हर स्टेशन जैसे ही कोई ट्रेन ड्राइवर सिग्नल तोड़कर बढ़ता है, यानी ट्रेन का ड्राइवर एक सिग्नल उसने देखा लाल है, उसके बावजूद वो ट्रेन आगे ले जाता है, तो क्या होगा, जो कवच तकनीक है फौरन काम करने लगती है। यानी ड्राइवर ने रेड सिग्नल देखकर भी गाड़ी आगे बढ़ा दी तो सिस्टम ट्रेन ड्राइवर को पहले अलर्ट करता है। जो ड्राइवर ट्रेन में पहले उसे अलर्ट करेगा कि तुमने सिग्नल जंप कर दिया है, ये सिग्नल रेड था, हो सकता है हादसा हो गया हो वहां पर, तो ड्राइवर को अलर्ट करने का कोई मतलब नहीं। उसके बाद क्या होगा, फिर ट्रेन से ब्रेक का नियंत्रण हासिल कर लेता है। यानी अब तक ट्रेन पर ब्रेक का नियंत्रण ड्राइवर के पास था, ड्राइवर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया या किया भी, लेकिन ट्रेन के ब्रेक लगाने का जो अधिकार है वो कंट्रोल रूम पर चला जाए। मतलब जैसे ही पता चलता है एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें हैं तो कवच सिस्टम सुरक्षित दूरी पर ट्रेनों को रोक देगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक का कंट्रोल उसके पास चला गया। कोई ट्रेन अगर सिग्नल तोड़कर बढ़ती है तो 5 किलोमीटर के दायरे की सभी ट्रेनें रोक देगा। सोचिए, एक ट्रेन ने रेड सिग्नल जंप कर दिया, सिग्नल तोड़कर बढ़ गई, तो फौरन ये सिस्टम कवच क्या करेगा, 5 किलोमीटर की दायरे की सारी ट्रेनें रोक देगा। यानी सेम एक ही ट्रैक पर दूसरी ट्रेन ना आने पाए। इससे पटरियों में हादसे की संभावना कम हो जाती है। रेलवे में हादसे रोकने के लिए इसे लॉन्च किया गया और 2016 में इसका पहला ट्रायल किया गया। हालांकि पूरे देश में ये कवच सिस्टम अभी नहीं लगा है। बताने की बात यह है कि इस ट्रैक पर अभी ये कवच सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया गया, लगाया नहीं गया था। ये अभी दक्षिण मध्य रेलवे में ही कवच सिस्टम सक्रिय है, जहां करीब 1500 किलोमीटर के रूट पर यह कवच लगा है। बाकी व्यस्त रूट में 2024 तक कवच लगाया जाना है।
फेज वाइज चरणबद्ध तरीके से इसे लगाया जाए। ओडिशा में जहां रेल हादसा हुआ वहां ये कवच सिस्टम नहीं लगा था। अगर कवच सिस्टम लगा होता तो 100% हादसा नहीं होता। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस पर। कवच देखिए क्या है कि कवच जब जैसे पिछले साल आपने देखा होगा कि 2 साल पिछले साल माननीय हमारे मंत्री जी ने उसमें बैठ के खुद ट्रायल किया था। एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज हुई थी उसमें। अगर लोकोमोटिव जो है एक ही ट्रैक पे आ जा रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिक ब्रेक लग जा रहा है एक सर्टेन डिस्टेंस से कम पे। साथ ही साथ अगर ये इसका सिग्नल से भी इंटरलॉक है, अगर किसी भी कारण से अगर ये ड्राइवर लाल सिग्नल को पार कर रहा है तो तब भी इसके सही नहीं हो जाता है। तो इसका पूरा एक्सटेंसिव ट्रायल कंसेप्ट के बाद इसको लगा रहे हैं। कवच सिस्टम आपने जान लिया। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हादसे के बाद घटनास्थल की हालात आप देख रहे हैं। लोग अपनों को निकाल रहे हैं, किस तरह से निकाला जा रहा है। लोग अपनों को निकाल रहे हैं, फौरन अस्पताल पहुंचा रहे हैं। जो घायल है उन्हें निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें डरा सकती है। अगली तस्वीर दिखाई प्लीज, अगली तस्वीर दिखाई। आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर, लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। यानी बहुत से वो लोग जिन्हें अपने नहीं मिले, जिन्हें पता नहीं है कौन से अस्पताल में वो ट्रेनों तक जा रहे हैं। तस्वीर दिखाई, घायलों को निकाला जा रहा, लाशों का ढेर लगा। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, इसलिए हमें धुंधली करनी पड़ी है। लाशों के अंबार लगे हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाई। अब आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कितनी जानें गई हैं। जो लोग जिनकी मौत हुई है उनमें से बहुत से लोग पूरे परिवार खत्म हो गए हैं। अभी बहुत से लोगों को अपनों का पता नहीं है कि वो कहां है, कौन से अस्पताल में है, भुवनेश्वर में है या फिर कोलकाता में है। तो मैं आपको बताऊं, ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 280 से ज्यादा है। 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेलवे के मुताबिक 650 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और यात्रियों ने हादसे का खौफनाक मंजर बयां किया है। हर तरफ शवों का अंबार लगा हुआ है। पटरी पर 200 से ज्यादा शव बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून फैला हुआ था। इधर उधर लोगों के कटे अंग पड़े थे जो चश्मदीद वहां मौजूद थे। कुछ यात्रियों ने कहा कि वो तो सो रहे थे, धमाके से नींद खुली तो सब कुछ बिखरा पड़ा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि दरवाजे तक टूट गए थे। 50 से ज्यादा लोग ट्रेन से बाहर जाकर गिरे। इतना भीषण हादसा। लोग अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। हर तरफ चीख पुकार का मंजर था। आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, वो क्या कह रहे हैं। मेरी लड़की है, वो विशाखापट्टनम से आ रही थी तो बाद में पता चला कि उसकी ट्रेन जो है वो एक्सीडेंट कर गई। लेकिन जब तक हम लोग आंखों से नहीं देख लेंगे, क्योंकि दुर्घटना बहुत ज्यादा खराब हुई है। उसके अंदर बहुत से आदमी मरे हैं, बहुत आदमी। तो जैसे उसका एक शब्द था, पापा, कोरोमंडल पूरी खत्म हो गई है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कुछ तस्वीरें। ये आप देख रहे हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। लोगों को कैसे निकाला जा रहा है, ये वो एक तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। अब सोचिए, एसडीआरएफ के 300 लोग मौके पर मौजूद लोगों को निकाल रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज, असली हीरो दरअसल जो वहां पहुंचे, उसके बाद इन्होंने कटर से, गैस कटर से काट के बोगियां अलग की हैं। देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, जो बॉडीज हैं उन्हें लेकर जाने की जिम्मेदारी इनकी, अस्पताल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इनकी, घायलों को निकालने की जिम्मेदारी इनकी, ट्रेन को काट कर अलग करने की जिम्मेदारी इनकी, रास्ता खाली करवाने की जिम्मेदारी इनकी। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, अभी ये रात की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जो बोगियां ट्रैक पर पड़ी हैं, क्रेन के जरिए उन्हें उठाया जा रहा है और उठाकर इन्हें क्लियर किया जा रहा है रास्ते को। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पहले बोगियां जो आपस में चिपक गई है, उन्हें गैस कटर से काटा गया, फिर बांधा गया, क्रेन से बांधकर ट्रैक के दूसरी तरफ रखा जाएगा। ट्रैक को खोला जाएगा जिससे रेलवे का परिचालन जल्द से जल्द शुरू हो सके। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हमारे रियल हीरोज हैं, एनडीआरएफ की टीम जो मौके पर पहुंची, जिन्होंने सच्चे हीरो वाला काम किया है, उन लोगों के बारे में हम बात करते हैं। वो कौन लोग हैं? दरअसल वो एनडीआरएफ की आपको बताऊं 9 टीमें,
9 टीम का मतलब 300 लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। उड़ीसा की जो एनडीआरएफ है, जो जिसे आप एसडीआरएफ कहेंगे, उसकी 5 टीमें लगी हुई हैं। 200 से ज्यादा एम्बुलेंस लगी हुई है, 50 से ज्यादा बसेस लगाई गई हैं, 45 मोबाइल हेल्थ यूनिट लगी, 1200 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड के 250 कर्मचारी, वायुसेना ने रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिए, भारतीय सेना के लोग भी मौके पर मौजूद हैं, चिकित्सा इंजीनियरिंग कोर की यूनिट भेजी गई है, भुवनेश्वर कोलकाता से भी रेस्क्यू टीमें पहुंची है और भुवनेश्वर एम्स में बिस्तर और आईसीयू के इंतजाम है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह आदेश दिया है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। हमारे सहयोगी सुमित ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे जिस वक्त एनडीआरएफ लोगों को रेस्क्यू कर रही थी। किस तरह से ये ऑपरेशन चल रहे हैं देखिए जरा। एनडीआरएफ की जो टीम है वो अभी भी लगातार यहाँ पर लगी हुई है, जो लगातार कोशिश कर रही है कि जो रूट है पूरा उसे भी यहाँ पर किसी तरीके से क्लियर किया जा सके और जो लोग कुछ यहाँ पर फंसे हो सकते हैं उन्हें भी बचाने के लिए जो कटर्स हैं, जो मशीनें हैं, वो यहाँ पर इस वक्त इस्तेमाल की जा रही हैं, जिससे कि इन डब्बों को काट कर भी देखा जा सके। क्योंकि एक अजम्पशन ये है कि जो डब्बे हैं उनके नीचे भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं और अगर उनमें कोई जिंदगी फंसी हुई है तो उसे आखिर कैसे जल्द से जल्द जो है बचाया जा सके, उन लोगों तक आखिर रेस्क्यू किस तरीके से पहुंचाया जा सके, ये सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ पर इस वक्त जो है वो नजर आ रही है। रात भर से ही ये लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। तो आपने देखा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और इस दौरान आपको बताऊं कि खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले। हादसा इतना भीषण है कि पीएम मोदी ने खुद फैसला किया कि वो घटना स्थल पर जाएंगे और हालात देखेंगे जाकर। ये देखिए एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, ये इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। अगली तस्वीर दिखाइए। पीएम फौरन घटनास्थल पर पहुंचे, उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव थे। हालात का जायजा लिया, वहां रेलवे ट्रैक्स जाकर देखे किन परिस्थितियों में है, वो सारी चीजें प्रधानमंत्री ने देखी जाके और उसके बाद पीएम मोदी ने फोन लगाया। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने फोन किया। आज से पहले शायद ही लोगों ने देखा हो पीएम को किसी से फोन पर बात करते हुए। मुझे लगता है शायद उन तस्वीरों में ये तस्वीर थी कि पीएम को देखिए फोन दिया गया पीएम को और उसके बाद प्रधानमंत्री ने फोन पर बात की। आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री ने फोन पर किससे बात की और क्या बात की पीएम मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्लीज फोन वाली तस्वीरें प्ले कीजिए। मोदी आज दिल्ली से सीधे ओडिशा पहुंचे, फिर हेलीकॉप्टर से बालासोर रवाना हो गए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे। शाम करीब 4 बजे वो घटनास्थल पहुंच गए। तब वहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। घटनास्थल पर उन्हें हालात का जायजा लिया। रेल मंत्री से राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें हादसे का पूरा अपडेट दिया। आप सिर्फ प्लीज फोन वाली तस्वीर चलाइए। इसके बाद मोदी अचानक फोन पर बात करने लगे। उनकी ये बातचीत काफी लंबे समय तक चलती रही। तब किसी को पता नहीं चला कि वो किससे बात कर रहे हैं। लगा कि वो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात कर रहे हैं। एक तरफ कयास लग रहे थे कि दूसरी तरफ पीएम बात कर रहे थे। मीडिया में इस बात की उत्सुकता थी कि वो आखिर किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। बाद में पता चला कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को फोन लगा दिया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से पूरी डिटेल ली, घायलों की संख्या और उनके हालात के बारे में जाना। इसके बाद उन्होंने कैबिनेट सचिव को फोन लगाया। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने उन्हें डिटेल दी। मोदी ने उन्हें मुकम्मल इंतजाम करने को कहा और फिर वहां से हेलीकॉप्टर से कटक लौट गए, जिसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात की। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बात की वहां से फोन पर बात करने के बाद, सुनिए। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे,
लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन पर बात करने के बाद अस्पताल पहुंचे। ये देख रहे हैं आप तस्वीर। अस्पताल पहुंचे, पीड़ितों से मिले, उनसे हालचाल जाना, जो लोग घायल थे वो एडमिट हैं, उनके परिवार वालों से मिले, किस तरह की चोटें आई हैं, कितने गंभीर रूप से घायल हैं, एक एक शख्स से जाकर बात की पीएम मोदी ने। सबका हालचाल जाना आप देख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि उड़ीसा से आते हैं, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद थे इस दौरान। आइए अब मैं आपको बताता हूं हादसे में कितने लोग अब तक घायल हुए, क्योंकि घायलों का इलाज चल रहा है। 1000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए जरा, ये प्रधानमंत्री की तस्वीर आप देख रहे हैं जो घायलों से मिलने पहुंचे और हाल जानने। बालासोर हादसे में 288 लोगों की मौत हुई है। 800 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 56 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 747 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। 526 लोग बालासोर सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। 150 लोग कटक के एससीबी अस्पताल में भर्ती हैं। सोरो, भद्रक, जाजपुर अस्पताल में भी इलाज चल रहा है लोगों का। लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर और हेल्थ वर्कर जुटे हुए हैं। एम्स दिल्ली की टीम भी बालासोर के लिए रवाना हो चुकी है। जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 12 लाख की मदद दी गई है। रेल मंत्रालय ने 10 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया। पीएम मोदी ने 2-2 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायलों को रेलवे ने 2-2 लाख रुपए देगा। मामूली रूप से घायलों को 50,000 की मदद दी जाएगी। आइए मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। हादसे के बाद जो लोग घायल थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनके साथ क्या हुआ, किस तरह की चोटें। अमूमन ट्रेन के जो हादसे होते हैं इसमें फ्रैक्चर आते हैं। जो घायल है उन्हें सुनिए। बहुत खतरनाक सीन था। मतलब हम लोग जो है ना आपस में बैठे हुए थे, उसी समय जो है ना अचानक सा लगा कि गाड़ी पटरी से उतर गई। ट्रेन टक्कर मारा, हम सबको कोई पता नहीं लगा किसने मारा है नहीं मारा है। उसी समय हम सब घायल हो गए। अचानक से खड़खड़ की आवाज आया और बोगी से झुक गया। थोड़ा सा झुकने के बाद जो तुरंत पलटी मार। मेरा बोगी में मेरा एक भाई था, उसका अभी तक पता नहीं चला वो कहा कैसे, अभी तक ढूंढ नहीं मिला। थोड़ा सा लगा कि आवाज आ रहा है कुछ, मतलब लाइन से उतर गया है। उसके बाद देखने में जब तक चला ऊपर चले गया, फेंक दिया उधर। दोनों तरफ से प्रेशर हो रहा था ट्रेन का डिब्बे का, तो उससे लोगों ने लोग सब अंदर क्या उसे बोलते हैं जो अंदर कुछ में। अब मैं आपको बताता हूं हालात ये है। 1000 लोग घायल हैं। उनकी मदद के लिए स्थानीय लोग तो पहुंचे। आपको जानकर ताज्जुब होगा, खून देने वालों की लाइन लगी। हजारों लोग खून देने पहुंच रहे हैं। देख रहे हैं तस्वीर आप, कोलकाता और उड़ीसा की तस्वीरें। लोगों को पता चला घायलों की संख्या बढ़ रही है, खून देने वालों की भीड़ लग गई। भारी संख्या में लोग ब्लड डोनेशन कैंप पहुंच रहे हैं खून देने के लिए, जिससे लोगों का इलाज हो सके। ये तस्वीर ये बताती है कि इंसानियत अभी जिंदा है। कितने लोग पहुंच रहे हैं देखिए जरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप की। हालत ये है, आपको बताऊं कि ट्रेन हादसे में 250 लोगों की मौत हुई है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। ट्रेन टकराने के साथ अफरा तफरी मच गई। मंजर मैंने आपको दिखाया। आसपास मौजूद लोग फौरन दौड़ पड़े बचाने के लिए। घायलों को लगातार अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। उस वक्त ऐसे में हादसे में घायल लोगों को खून की सबसे ज्यादा